चुनाव है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की नाक का सवाल है। भाजपा ने ये सीट 1996 से जीती नहीं है। बटोगे तो कटोगे, ये नारा है। चुनाव बहुत ही इंटेंस है। लाइन ऑर्डर से संबंध में तो भाजपा से अच्छा कोई सरकार अभी तक काम नहीं की है। भाजपा से लड़िए, आपस में मत लड़िए। चुनाव हमेशा मुद्दों का होता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों को लेकर, और कानपुर में भी उसमें से एक सीसम उपचुनाव है, वहाँ पे उपचुनाव होना, उसको लेकर हम साथ बात करने के लिए कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। सीमा जी, उपचुनाव होना कानपुर में भी, सीसामऊ में, किस प्रकार से देखते हैं, क्या क्या समीकरण इसमें बन? देखिए, सीसामऊ का ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की नाक का सवाल है। अगर आपको बताएं कि जितनी जगह भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं तो सीसामऊ सीट अपने आप में इसलिए अलग है क्योंकि बाकी जगह जहां पर विधायकों ने सांसद बनकर अपनी जो सीट है वो गंवाई तो उस पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं सीसामऊ सीट एक लौती ऐसी सीट है जहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक हैं उनको एक मामले में जेल होती है। और जेल भी क्यों होती है? जब कानपुर पुलिस उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करती है और उसके बाद कोर्ट में प्रेजेंट करती है। लगातार ये आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है कि इसमें सपा विधायक की कोई गलती नहीं थी। वहीं प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको लगातार बताया जा रहा है कि वो दंगे में भी संलिप्त है और साथ ही साथ उनको जिस मामले में ये सज़ा हुई है उसमें उनकी संलिप्तता थी। तो ऐसे में जब सीट 3 बार का चुनाव जब जीतते हैं उसके बाद खाली होती है तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपना पूरा दमखम यहाँ पे झोंकेगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि कम से कम 20-25 साल का जो सूखा है उसे ख़त्म किया जा सके। खासकर जो पहले चुनाव हुए हैं संसदीय चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त मिली है, तो उसके बाद एक मैसेज देना चाहती है समाजवादी पार्टी सीसामऊ सीट जीत कर कि जो लोगों का विश्वास है वो उनके पास है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जहाँ अपना एक जो प्रत्याशी है वो उतार दिया है नसीब सोलंकी के तौर पर, कहीं ना कहीं सवाल अब भारतीय जनता पार्टी पर उठने लगे हैं, क्योंकि अभी तक उनका जो चुनाव का जो कैंडिडेट है वो घोषित नहीं हुआ है। अब ये सामने निकलकर बातें आ रही हैं कि क्यों घोषित नहीं हुआ है, क्या अंदर कला इसकी एक वजह है। कई जगह बताया जा रहा था कि ये ब्राह्मण प्रत्याशी उतार सकते हैं या फिर एक दलित प्रत्याशी जो है उसको वहाँ से टिकट दे सकती है, लेकिन जो टिकट में देरी हुई है इससे जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो मनोबल है वो गिरता जा रहा है। अभी 2-3 दिन मात्र बचे हैं नामांकन जो है पूरा होने में, अभी तक कैंडिडेट का चुनाव नहीं हुआ है। तो उसके बाद अगर कैंडिडेट का चुनाव हो भी जाता है, घोषित हो भी जाता है, सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रहेगी कि अंदर कला जो उनकी है, जो पहले भी जिसकी वजह से सीसामऊ सीट हारते रहे हैं, वो उसको खत्म करके एक मुश्त होकर चुनाव लड़ने पाए। यदि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी शायद भले ही ये सीसामऊ चुनाव जीत जाए, लेकिन अगर अंदर कला अभी भी इनके अंदर रहती है तो सीसामऊ सीट निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स है जो एक तरीके से मेजॉरिटी में वो एक मुश्त वोट करेगा समाजवादी पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपैथी फैक्टर भी जो है वो इरफान सोलंकी की परिवार की तरफ है। ऐसे में जो चुनाव है, अगर हिंदू जो पूरी पॉपुलेशन है, चाहे वो उसमें सिख हों, चाहे वो उसमें ब्राह्मण हों, चाहे वो ओबीसी हों, अगर वो एक मुश्त होकर वोट डालते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी की नाव जो है वो पार लगेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल चुनाव है और समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप हमारे साथ हैं कि आपको क्या लगता है, काफ़ी समय से आप सीसामऊ में देख रहे हैं, क्या नया इस बार समीकरण बन रहे हैं चुनाव में? देखिए, भाजपा ने ये सीट 1996 से जीती नहीं है, 96 से वो ट्राई कर रहे हैं और उस पूरी सीट पे उन्होंने अपने कई बार एक्सपेरिमेंट्स भी किए, वो भी उनके कामयाब नहीं हुए। तो इस बार एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, जो हालांकि अंतर कलह बहुत है कि वो इस बार दलित प्रत्याशी लाएं कि ब्राह्मण प्रत्याशी लाएं। तो अभी उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक बड़ी डिमांड ये है कि यहाँ पर एक दलित प्रत्याशी या ओबीसी प्रत्याशी लाया जाए। समाजवादी पार्टी के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिल्कुल रामपुर वाला उनके हिसाब से चुनाव हो रहा है। उनको लग रहा है उनके साथ बेईमानी हो रही है, BLOs बदले जा रहे हैं, उनके नेताओं को धमकाया जा रहा है। अभी एक उनके सभासद थे मुरसलीन खान भोलू, वो इरफान के मामले में जेल गए थे, बेल हुई। अब उनके लोगों का कहना है कि 4-5 दिन उनके खिलाफ 2 एक्सटॉर्शन के मुकदमे और लिख दिए गए, वो वापस जेल भेज दिए गए। तो ये चुनाव बहुत ही इंटेंस है और भाजपा के लिए तो नाक का सवाल है, वो इसको किसी भी तरीके से जीतना चाहती है। बिल्कुल रामपुर वाला चुनाव है। लेकिन अंतर कलह की बात की जा रही है बीजेपी में, लेकिन अभी सपा की जो बैठक हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो वहाँ पे भी इसी प्रकार की एक माहौल बन गया था, अंतर कलह का देखने को मिला था। प्रदेश अध्यक्ष हो या बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी के साथ एक ड्रॉबैक है, हालांकि सिंपैथी फैक्टर ज़रूर है, लेकिन जो विधायक हैं और जो सिटी उनका यूनिट है उनके बीच में सामंजस्य की बहुत कमी है। और रणनीतिक तौर पे इरफान सोलंकी के पास अपनी एक टीम हुआ करती थी जो चुनाव उनका मैनेज करती थी, वो टीम मिसिंग है इनकी इस बार। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं, डिस्पाइट सर्टेन उनके फेवरेबल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत आसान नहीं है। तो ये बहुत एक इंटेंस चुनाव होगा।
अब हम तो ये लगातार इतने दिन से समाजवादी पार्टी के पास कब्जा था। इस बार जो चुनाव है कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अंतर कलह की बात बीजेपी में हो रही है, वैसे सपा में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि इरफान जेल में है, इरफान चुनाव लड़ते थे, उनके पास अलग से टीम थी, पूरा वेल मैनेज रहता था, लेकिन इस बार कई सारी दिक्कतें होने वाली है। देखिए दीप, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अभी तक सिमर भाई और हैदर भाई बता भी रहे थे कि भाजपा के लिए जो है 28 सालों से एक सूखा पड़ा रहा, और जबकि सपा के लिए जो है एक मनोबल बढ़ाने की बात ये होगी, 2012 की सीट रही हो, 17 की रही हो, 22 की रही हो, वो उनके खाते में गई है। अब आपने चूंकि सवाल अंतर कलह को लेकर किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे ताज़ा अपडेट है वो ये है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी के यहाँ जो है इस अंतर कलह को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने एक साफ जवाब दिया कि आप भाजपा से लड़िए, आपस में मत लड़िए। वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, वो भी मौजूद थी, दोनों विधायक भी थे, जिलाध्यक्ष भी थे। तो अखिलेश यादव जो जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, अगर उसकी कहीं ना कहीं छाप आती है तो समाजवादी पार्टी इस सीट को गेन कर सकती है, जैसा कि मेरा मानना। और रही बात भाजपा की, तो कहा यह जाता है जिसकी सत्ता होती है तो कहीं ना कहीं वो कोई भी चुनाव कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मोस्टली सत्ता के ही होते माने जाते हैं। मैं यही कहूंगा, क्योंकि भाजपा जो है वो उस नजरिए से भारी है। लेकिन एक फिर बहुत बड़ा ड्रॉबैक, जो पार्टी ये दावा करती हो मेरे पास सबसे ज्यादा देश में सदस्य है, जो पार्टी ये कहती हो कि सबसे ज्यादा राज्यों में वो है या अन्य चीजें अपनी बताती हो, वो एक टिकट नहीं अभी तक घोषणा कर पाई है, जबकि नामांकन भी कानपुर में 25 तारीख तक आखिरी तिथि है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो चुनाव होगा निश्चित तौर पर सीसम और जितनी रोचक सीट बताई जा रही सभी उपचुनाव सीटों में, तो लोगों को भी रोचक एक चुनाव देखने को यहाँ पर कानपुर में मिलेगा। लग रही है टिकट ना घोषित होने प्रत्याशी की आवेदन ज्यादा हो गए हैं कि कार्यकर्ताओं में आपस में सर वो नहीं बैठ पा रहा। ये भाजपा का एक अपना जो रणनीति होती है, तो इनके जो रणनीतिकार हैं वो बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी सीसामऊ की जो अपने वोटर्स थे उनकी जो संख्या थी उसको देखा गया, उसका आकलन किया गया। और अब ये देखा जा रहा है कि अगर मतलब पार्टी जो रणनीति बना रही है कहीं ना कहीं संगठन पे जोर है, कि संगठन का कार्यकर्ता हो, पुराना कार्यकर्ता हो, एक ऐसा चेहरा हो, लोगों के बीच का चेहरा हो, विवाद ना हो, तो इस तरीके से मंथन चल रहा है। और कुछ नहीं, अगर आप प्रदेश की बात करें तो देखिए योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर जो भी चेहरा होगा तो मुझे लगता है वो बहुत दमदार चेहरा होगा। जो नसीम सोलंकी या जो भी अभी जो बसपा ने एकदम से ब्राह्मण कार्ड चल दिया है, तो इस फैक्टर को देखते हुए कुछ देर की गई है। आपको क्या लगता है, आप लगातार कवरेज दे रहे हैं, कानपुर में कर रहे हैं चुनाव को लेकर, कई लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या फैक्टर निकल गया? देखिए, जो सीसामऊ का उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रेस्टीज का इशू बन चुका है। और अगर बात की जाए सपा की, तो 25 सालों से सपा और अन्य पार्टियों ने उस सीट पर कब्जा कर रखा है। तो बीजेपी जो है जद्दोजहद कर रही है लगातार 25 सालों से, और अभी तक बीजेपी ने टिकट भी नहीं फाइनल करी है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सपा का पलड़ा भारी है। अगर सपा की बात की जाए ओवरऑल उपचुनाव को देखते हुए, तो एक सपा के लिए ये एक प्री बोल टाइप का है, क्योंकि 2027 में चुनाव लगे तो अखिलेश यादव को यूपी के अंदर अपना 100% देना होगा। तो जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने बताया है कि जो ये चुनाव है, उपचुनाव है, कानपुर की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जितने भी सीट उपचुनाव होने, वो सभी दोनों पार्टियों के लिए एक प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि इस उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उस सेमीफाइनल में जो भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है उसकी संभावना आगे के लिए जनता के मूड में बन जाएगी। लेकिन कानपुर में जिस प्रकार के सीसामऊ के लिए बात की जा रही है, तो दोनों ही पार्टी में अंतर्कलह की बात सामने आ रही है। और बीजेपी ने अभी तक जो कि प्रत्याशी ने घोषित किया है उसको भी लग के बहुत कुछ सोचने को लग रहा है, क्योंकि 25 तारीख को नाम वापसी लेने का आखिरी दिन है और आज 22 तारीख हो चुकी है। उसके बाद भी अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी कानपुर नगर में घोषित नहीं किया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी से नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की वाइफ, उनको, और वीएसपी की तरफ से वीरेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। कानपुर से वीडियो अमृत के साथ दीप त्रिवेदी, जी न्यूज़। उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। खासतौर से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस में तनातनी अब देखने के लिए मिल रहा है। वजह यह है कि सपा जो है 7 सीट अपने जो प्रत्याशी हैं उनको उतार दिया है, और इधर कांग्रेस का डिमांड है कि 5 सीट हमको चाहिए। अब हालात ये है कि शीर्ष नेतृत्व केंद्र के ऊपर अब थोपा गया है ये पूरा मामला कि कैसे इसमें क्या कुछ होना है। पिछली बार हमने देखा सर कि हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। सर, देखा गया पिछली बार कि लोकसभा चुनाव में सीटें काफी जो है सपा लेके आई है, तो उस माहौल को और इस माहौल को अगर ये जो 9 सीटें हो रही हैं, इस पे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, इन पे कुछ बदलाव है कि माहौल वही है, सपा के तरफ जाएगा कि भाजपा के तरफ आएगा? और एक तरफ से देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं अब तनातनी देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं, अब यहाँ पर 2 धाराएं हो गई हैं। जिस तरह से अभी एक पूरा उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म हुआ है हिंदुत्व को लेकर, जिस तरह अभी जो कई जगह पे जो बवाल हुए हैं उसको लेकर
ये माहौल जो बना हुआ है उसको लेकर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल इस समय है उत्तर प्रदेश में, तो उस ध्रुवीकरण को भुनाने के लिए एक तरफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ योगी जी हैं। कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये नारा है, ये यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक चल रहा है। तो योगी जी का जो ये नारा है वहां तक चल रहा है। उसके विपरीत में अखिलेश जी ने ये कहा है कांग्रेस से, जबकि दोनों दलों का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से कांग्रेस का यदि सहयोग ना होता तो सपा इतनी सीट नहीं पाती, और सपा का सहयोग ना होता तो कांग्रेस ये जो सीटें जीती है लोकसभा में वो नहीं पाती। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम मत हैं वो उसको एक छत्र रूप से हम ही ले पाएंगे, जिस तरह से अखिलेश ये दावा उनका है और मजबूती से जिस तरह से एक समाजवादी पार्टी की गतिविधियां हैं, इसको देखते हुए उन्होंने अपने प्रत्याशी तो घोषित ही कर दिए ज़्यादातर सीटों पर। 2 सीटें बची हैं, एक गाजियाबाद है, दूसरी खैर है, क्योंकि वहाँ से जो लोकसभा शर्मा मैडम कोई लड़ी थी गाजियाबाद से, और वहाँ से खैर से वो भी प्रत्याशी, कांग्रेस की दोनों सीटें वहाँ पर प्रत्याशी मजबूत हैं, इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस उस पर विचार करे। लेकिन कुछ सुनने में आया ये है कि फूलपुर और मझवा सीट भी कांग्रेस चाहती है कि उनकी परंपरागत सीट है, नेहरू जी की ये सीट फूलपुर, इसलिए वो भी इसको चाहती है। तो अभी टकराहट है सीटों को लेकर, दिख नहीं रहा है। लेकिन एनडीए में भी वहाँ संजय निषाद चाहते हैं, जो ये 2 सीटों का दावा उन्होंने भी किया है। तो ये संजय निषाद वो भी दिल्ली में पड़े हुए हैं। आज समन्वय बैठक भाजपा में भी चल रही है, एनडीए में भी चल रही है, और इनमें भी बड़े लेवल पे वार्ता हो रही है। तो अभी प्रत्याशियों का जो चयन है उसके बाद ये सीटें तय हो पाएंगी कि आखिर कितनी सीटें आपस में तालमेल हो रहा है इन लोगों का। लेकिन उपचुनाव जो होगा अब इस बार ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है, खुलकर जा रहा है। जो रामगोपाल मिश्रा की नृशंस हत्या हुई है बहराइच में, उसको लेकर पूरा मैसेज जा रहा है, और उसका जो राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल जिस तरह से अपना लाभ उठाना चाहते हैं उसको उठाने का प्रयास करेंगे। सपा ये भी कह रही है सर, ये भी देखा जा रहा है कि अब माहौल जो है बहराइच वाले मामले को लेकर भाजपा अपनी बना रही है, तो क्या इसको भी कुछ उनको डर हो गया है क्या पहले से कि अब वाकई अब माहौल भाजपा की तरफ चला गया है? देखिए, इस समय जो योगी जी का ये जो ये दिया है, उन्होंने एक नारा दिया है कि यदि आप बटेंगे तो कटेंगे, मतलब एकजुट यदि हिंदू वोट रहेगा तो शक्ति रहेगी संगठन में। तो वो पूरी तरह से वो योगी जी ने पूरा एक मैसेज पूरे देश में दे दिया है। तो जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं तो इसको लेकर आप देखिए पूरा भाजपा संगठन उनके पीछे आ गया, इस नारे के पीछे। तो ये पूरा हर जगह बोला जा रहा है। अभी भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं सहस बुद्धे, उन्होंने उसको जाके वहाँ अभी एक ट्वीट किया, तो उसको लेकर बड़ी वहाँ पे भी, महाराष्ट्र में भी चर्चा शुरू हो गई है। तो ये परिलक्षित हो रहा है कि ये अब मुद्दा केवल ध्रुवीकरण का है, और उस ध्रुवीकरण में अखिलेश ये चाहते हैं कि वो मजबूती से अपना, जिस तरह से उनका वोट बैंक है उसको सहेज कर वो सीट, वो दावा कर रहे हैं कि हम सीट ज्यादा देंगे। तो इसीलिए इनके यहाँ भी वो खटपट चल रही है कि आप सीटें कम लीजिए। अब भाजपा में भी सहयोगी दल है, वो भी चाहते हैं कि 2 हमें मिल जाए। अब उनका वो चल रहा है जिस तरह से। बिल्कुल, सर का कहना है कि जो तस्वीरें हैं अभी बिल्कुल साफ नहीं है। और भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है सर? नीरज महरे। अच्छा नीरज जी, सर क्या कहेंगे आप, जिस तरह उपचुनाव का जो माहौल है वो किस तरफ से अभी इशारा कर रहा है, क्या होने वाला है चुनाव की, जो एक सभी पार्टियां अपनी अपनी जो तैयारी की हैं उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, और जनता जो है अपने मुद्दों पे वोटिंग करती है। जैसा हमने और आपने भी देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस व्यक्ति ने जनता की बात सुनी, जनता के मुद्दों पे अपनी बात रखी और जनता ने उसको वोट दिया, तो निश्चित रूप से सरकार के साथ तमाम दिक्कतें भी आ रही हैं कि जैसे परीक्षा पेपर लीक की परीक्षाएं जो लीक हुई उस पर जनता को जवाब देना है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो जनता चूंकि महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन पे बात करना चाहती है। जो व्यक्ति जनता के मुद्दों पे बात करेगा जनता उसको वोट देगी। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। वो देश का चुनाव था, ये प्रदेश का चुनाव है। यहाँ चूंकि ऐसा कहा जाता है, जानकार भी यही मानते हैं
कि उपचुनाव जो हैं वो सरकार के हुआ करते हैं। अब देखना यह है कि जनता किस रिजल्ट तक जाती है और किसको मतदान करती है। ये चूंकि अभी गर्त की बात है, इस पे अभी कुछ ज्यादा कह पाना संभव नहीं है। ये भी जनता जानना चाहेगी ना, जनता मुद्दा जानती है कि आपको क्यों वोट दे, आपके पास क्या मुद्दा है, क्या ऐसा आपने कर दिया जो आपको वोट दे। सरकार अपने तरीके से समझाने में लगी हुई है, जिस तरह से उनकी छोटी छोटी जगह पे जाके और दलित वोटरों पे जो रिझाने की कोशिश की जा रही है, सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है। वो देखने की चीज होगी कि कहाँ तक जनता का मूड बदल पाती है सरकार। बिल्कुल, देखते हैं फिर। और भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर? गंगेश मिश्रा। अच्छा गंगेश जी, क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी उपचुनाव जो हो रहे हैं, उस माहौल को देखते हुए क्या कहेंगे, किसकी तरफ अभी ये पल्ला भारी जा रहा है? देखिए, चुनाव के मद्देनजर देखते हुए हमेशा लोग कहते हैं कि सरकार का चुनाव होता है, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि सरकार का चुनाव होता है। चुनाव हमेशा मुद्दों का होता है, और इस समय कोई भी पार्टी हो, अब मुद्दा छोड़ो, सिर्फ जाति समीकरण में लग चुकी है। कोई कह रहा है कि जाति जनगणना करा देनी चाहिए, कोई कह रहा है कि दंगा हो रहा है, दंगे का मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन हम तो ये नहीं समझते, हर आदमी को अब वोट अपना देने का अधिकार स्वयं है। अब किस दल को देना है, कौन सा दल हमारे लिए सोचता है, कौन सा दल नहीं सोचता है, ये हम व्यक्तिगत सोच सकते हैं ना। और रही बात दंगा है या कुछ है, ये लाइन ऑर्डर से संबंध में तो भाजपा से अच्छा कोई सरकार अभी तक काम नहीं की है। और इसके पहले भी मैंने कई सरकारें देखी हैं कि कानून व्यवस्था पे कभी वोट नहीं हुआ है, और वोट हमेशा विकास के मुद्दे पे हुआ है। बिल्कुल, तो विकास के मुद्दे को लेकर और भी हमारे साथ बहुत लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, सर ये बताइए, अभी उपचुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? किसका पलड़ा अभी भारी है? भाजपा, सपा, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है वो क्या ठीक चल रहा है सीटों को बंटवारे को लेकर? देखिए, उपचुनावों का वैसे तो कोई महत्व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ करता था, क्योंकि उपचुनाव हो जाते थे। यहाँ तक कि उपचुनावों में कभी प्रधानमंत्री प्रचार करने नहीं आते, अभी भी ऐसा है। लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव हो रहे हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अभी हाल में हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हुए, उसका असर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पड़ रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। और यही कारण है कि कुछ पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने में लगी हैं, तो कुछ पार्टियां अपने अस्तित्व को बढ़ाने में लगी हैं। तरह तरह से दांव पेच खेले जा रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि इस चुनाव का असर आगे पड़ने वाला है, क्योंकि आगे कई महत्वपूर्ण चुनाव होंगे, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। तो इस दृष्टि से सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटी बिठा रही हैं और अपने भविष्य की स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इस दृष्टि से इन उपचुनावों का महत्व हो गया है। और जहां तक कांग्रेस जैसे उदाहरण दिया जा सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व बना रही हैं, इसका एक उदाहरण लोग देते हैं कि एक लंगड़ा और एक अंधे का जोड़ा है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो ये इस तरह दोनों पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत है ताकि दोनों का अस्तित्व बचा रहे। लेकिन दोनों राजनीतिक दृष्टि से अपने अपने दांव भी खेल रहे हैं, और कहीं सपा कांग्रेस को दबाती प्रतीत हो रही है, कहीं कांग्रेस सपा से सौदेबाजी कर रही है। अब ये कहा नहीं जा सकता कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी का इस चुनाव के माहौल में महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, और उन्होंने बटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया है, ये इतना व्यापक रूप से फैलता जा रहा है कि आम जनता में ये नारा प्रचलित होने लगा है। इसलिए इस नारे का भी महत्व होगा। अब क्या परिणाम होता है, कितने अंश तक इसका असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो
देखिए हमारे साथ जो हैं वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं जो कि क्या कुछ उपचुनाव में गुना भाग रहेगा, किस तरह से अपनी अपनी पार्टियां जो है भविष्य तलाश रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, जो कि सटीक जो है यहाँ से उत्तर हमें मिला है कि किस तरह से क्या राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में तस्वीरें साफ हो पाएगा कि क्या कुछ इसमें बदलाव होना है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।